नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि आज हम लोग भारत के परिचय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत भारत के सुदूर राज्य कौन कौन से हैं, ये 31 अक्टूबर 2019 से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, या जो सिचुएशन है, उसको आज देखते हैं। देखिए, दूरस्थ राज्य बिंदु देख लेते हैं। तो सबसे उत्तरी राज्य, देखिए यहाँ राज्य की बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं। तो सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा। और इसी तरह से अगर सुदूर दक्षिणी राज्य की बात की जाएगी तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की जा रही है। इसी प्रकार आप देखेंगे, यदि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को मिला के देखा जाए तो सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। आइए इसको मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो है सबसे उत्तरी हिस्सा है लद्दाख। ठीक है, अगर आप क्या देखेंगे, केंद्र केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य को मिला के देखेंगे तो सबसे उत्तरी हिस्सा क्या हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा। और अगर केवल राज्य को आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी आ रहा है, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख भी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है, जो सबसे सुदूर पूर्वी हिस्सा है। और यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात का हिस्सा पड़ रहा है, ये गुजरात का हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा, सुदूर पश्चिम का हिस्सा है। ये राज्य के हिसाब से भी है और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से भी पूर्वी पश्चिम ये दोनों सेम है। और अगर राज्य पूछेगा सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा, तो यहाँ पे आप देखिए कन्याकुमारी, ये जो स्थिति है, ये जो है स्थिति कन्याकुमारी की, ये सुदूर दक्षिणी राज्य हो जाएगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, कार निकोबार द्वीप समूह, तो ये क्या हो जाएगा, सुदूर दक्षिणवर्ती जो है हमारा बिंदु हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। फिर यहाँ पे देखिए, ये बिंदु के बारे में लिखा हुआ है, भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखेंगे उत्तरी बिंदु क्या है, ये इंदिरा कौल है, ये लद्दाख में। तो पहले इसको हम लोग जम्मू कश्मीर पढ़ते थे राज्य में, लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर अलग हो गया है अब, और लद्दाख अलग हो गया है, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो इसलिए इंदिरा कौल जो है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है। पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, किवीथू, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो किवीथू कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार जो पश्चिमी बिंदु था भारत का, ये कहाँ है, गुहार मोती कहाँ पे है, गुजरात में है। और अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो दो चीज इसमें आएगी। अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, कन्याकुमारी में आएगा। और अगर जो है इसमें जो क्या किया जाए, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड कर लिया जाए, तो इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है, इस पे जो है आपका क्या है, इस पे अवस्थित है। इसके बाद देखिए, भारत के सीमावर्ती देश। तो सीमावर्ती देश में देखिए दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। एक तो प्राकृतिक सीमाएं, जो प्राकृतिक जो है भौतिक दशाओं द्वारा निर्मित होती हैं, और एक जो है मानव निर्मित सीमा है, इसको भी देख लेंगे हम लोग आगे। तो देखिए, भारत के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। भारत की जो भू सीमा है, जो उसकी स्थलीय सीमा है, वो कितनी लंबी है, कितना है ये, 15,106.7 किलोमीटर लंबी है। और अगर इसको द्वीप सहित इसको देखेंगे, द्वीप सहित तट रेखा को देखेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भू सीमा में कितनी है, 15,106 किलोमीटर। और द्वीप सहित जो तट रेखा है भारत की, कितनी है, 7,516.6 किमी। तो देखिए, स्थलीय सीमा जो है कितनी है, 15,106.7 किमी, याद रखना है इसको। और द्वीप सहित जो है तट रेखा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर जो है, ये द्वीप सहित भारत की क्या है, तट रेखा है। इसी प्रकार देखिए, स्थलीय सीमा पे जो पड़ोसी देश हैं उनको देख लेते हैं। उत्तर दिशा में देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो ये चीन नेपाल हैं। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार है, उत्तर पूर्व में कौन सा, ये भूटान है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मानव निर्मित जो सीमा होती है, उस पर कौन कौन से देश है। तो जो मानव निर्मित मतलब जो मानवों ने अपनी निर्धारित की हुई है, तो ये सीमा कौन सी है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दोनों सीमाएं कैसी हैं हमारी, ये मानव निर्मित है। इसके बाद देखिए, इसमें एक विशेष बात क्या है कि पाकिस्तान से जो निर्मित सीमा है, वो कुछ सीमा तो मानव निर्मित है, प्लस कुछ सीमा क्या है, प्राकृतिक प्रकार की है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, वो एक तरह से पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ प्राकृतिक तत्व जो है क्या है, सीमा निर्धारित करता है। निकटतम पड़ोसी देश अगर बात की जाए भारत के कितने हैं, तो ये टोटल 9 हैं। इसमें आप देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। इसको मैप की सहायता से भी सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें तो सही दिखेगा। अब देखिए, यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान है, ये हम लोग पढ़े थे पश्चिम में। यहाँ पे देखिए, ये उत्तर पश्चिम, ये छोटा सा जो हिस्सा इस तरह से टच कर रहा है यहाँ पे, ये वाला, और इस तरीके से ये अफगानिस्तान है, जो कहाँ से, लद्दाख से टच करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टच करता है, तो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ध्यान रखना है।
पहले आंसर जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि ये और ये अलग हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए, तो अब आंसर क्या होगा कि अफगानिस्तान से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, तो लद्दाख होगा। या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य सीमा बनाता है, तो अगर उन दोनों में ऑप्शन है कि राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए इसमें केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा और ये लद्दाख ही बनाएगा अफगानिस्तान से, और कोई भी राज्य सीमा नहीं बना रहा है। ये हो गया आपका। दूसरा देखिए फिर क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से अगर आप फिर देखेंगे तो एक देश की बात होगी अफगानिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से क्या कौन कौन सीमा बनाते हैं, ये लद्दाख बनाता है, फिर जम्मू कश्मीर, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। उसके बाद पंजाब, राजस्थान और यहाँ पे आप देखिए गुजरात, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये क्या करते हैं, ये सीमा बनाते हैं किससे, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो कौन कौन से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये किससे सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। टोटल 5 हो जाएंगे, जिसमें क्या है, 3 स्टेट हैं और 2 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए पूरब साइड में, ये देखिए चाइना है पूरा, यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से चाइना का विस्तार है, जिसमें कि बीच में यहाँ नेपाल की वजह से क्या है, इतने दूर सीमाएं जो है टच नहीं करती हैं, और फिर इतने दूर क्या है, भूटान की वजह से सीमा भारत से डायरेक्ट नहीं टच करती। तो 2 खंडों में चाइना विभाजित हो जाता है, बेसिकली 3 खंडों में डिवाइड होता है। यहाँ से देखिए ये पहला खंड हो जाएगा, ये सिक्किम में भी चाइना सिक्किम को से टच करेगा, और फिर इधर तीसरे खंड में अरुणाचल प्रदेश से टच करेगा। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश, पहला लद्दाख टच करता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा कौन सा राज्य है, ये उत्तराखंड। तो यहाँ पे 3 हो गए, जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे फिर आप देखिए सिक्किम टच कर रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ भी 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल यहाँ भी कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 बाकी क्या है, ये राज्य है। इसके बाद फिर आप देखेंगे ये नेपाल है, नेपाल और भूटान। तो नेपाल को पहले देख लेते हैं। नेपाल से देखिए कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। ये उत्तराखंड आपका है, फिर यूपी है, आपको पता होना चाहिए कि यूपी के जस्ट ऊपर नेपाल आता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, ये वाला इलाका पश्चिम बंगाल का, जिससे जो है नेपाल टच करता है, और ये सिक्किम। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये पश्चिम बंगाल को लेके होता है, ठीक है। सिक्किम तो याद रहता है कि यहाँ ऊपर ऐसे टच कर रहा है, लेकिन इसको लेकर रहता है पश्चिम बंगाल को। ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल भी नेपाल से सीमा बनाता है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए, 1 उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो ये 5 स्टेट हैं जो किससे सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार आप भूटान को आप देखिए, तो भूटान देखिए, भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये सिक्किम है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर देखिए आसाम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं जो किससे सीमा बनाते हैं, भूटान से सीमा बनाते हैं। फिर आप बांग्लादेश को देख लीजिए। तो बांग्लादेश को यहाँ से आप देखना शुरू करें, तो इस तरीके से इसको क्या है, पूरा लगभग जो है दो तरफ से, लगभग 2 तरफ से कौन, पश्चिम बंगाल इसको घेर रखा है। तो एक तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद देखिए आसाम, फिर मेघालय, और यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपुरा, और फिर ये मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए इसको जो टच कर रहे हैं, टोटल 5 स्टेट इसको भी टच करें। तो 5 स्टेट 2 देशों को टच करते हैं, एक तो बांग्लादेश को, और दूसरा किसको टच करते हैं, नेपाल को। 5 स्टेट टच करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बचा म्यांमार। तो अगर आप म्यांमार को देखेंगे, ये म्यांमार है यहाँ पे। तो इसको देखिए, अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 स्टेट, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम, सॉरी तीसरा मणिपुर, और उसके बाद चौथा जो है मिजोरम। कितने हो गए टोटल, 4 स्टेट किसको टच कर रहे हैं, ये म्यांमार को टच कर रहे हैं। और 4 ही स्टेट देखिए यहाँ पे भी हम लोग देखे थे किसको टच कर रहे थे, भूटान को भी टच कर रहे थे। तो ये सीमावर्ती देशों की स्थिति है, और कौन कौन से राज्य से टच करते हैं ये हम लोग मैप की सहायता से देख लिए हैं, जिससे आप सभी को क्या रहे, याद है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये श्रीलंका है, निकटतम पड़ोसी जो हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लक्षद्वीप है यहाँ पे, इसके थोड़ा सा इधर आप इस साइड में आएंगे लगभग, तो यहाँ पे क्या है, मालदीव है, जो हमारा जलीय निकटतम पड़ोसी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या इनके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए आया हुआ प्रश्न है, तो ये कहाँ पे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। ये यहाँ पे क्या होता है, तीनों मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, ये आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये इंडियन ओशन। तो यहाँ पे क्या होती है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो आया हुआ है, ये प्रश्न पूछा है। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन भारतीय राज्य घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा है। इसको देख लीजिए लोकेशन में,
यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, तीन तरफ से, यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरह से भी प्रश्न बनाया जाता है। तो ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर आप देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण, मध्य सीमा रेखा उदाहरण है किसका? तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। सीमाओं के प्रकार में विभाजन किया जाता है अध्यारोपित सीमा, तो ये कैसी सीमा है? ये अध्यारोपित सीमा के उदाहरण है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी जो है उसमें अंतर कितना? तो ये 5.5 घंटे के, हम लोग ऊपर देखे हुए थे पहले वीडियो में। तो ये आप अगर इसको, इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो इससे पहले वाला जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। भारतवर्ष में गांव की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ टोटल गांव कितने हैं, जनगणना 2011 के हिसाब से कितने गांव है? 6,40,932, 6,40,932 गांव है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे बनाता है भारत? बांग्लादेश से। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किससे बनाता है? अफगानिस्तान से। इसको आप यहाँ से देख लीजिए, देखिए बांग्लादेश के साथ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए काफी लंबी सीमा क्या करता है भारत बनाता है, जो सबसे ज्यादा है अन्य देशों की अपेक्षा। और दूसरा हम लोग ऊपर यहाँ पे देखें तो आपको हम बताएं, ये जो छोटी सी सीमा है लगभग 80 किलोमीटर है, ये जो है अफगानिस्तान से बनाता है। और ये इस तरीके से अफगानिस्तान क्या करता है? इसे टच करता है। और ये वाला जो इलाका बच रहा है, ये इसको बोलते हैं बखान गलियारे। इसी बखान गलियारे के माध्यम से अफगानिस्तान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है? सीमा बनाता है। और फिर आप नेक्स्ट देख लेते हैं, भौतिक विभाजन को देख लेते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक पूरा चुंबकत्व है, इसको समझ लेते हैं। ये बेसिकली अध्ययन की एक शाखा है। ये क्या करता है? ये प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है ये। और ये क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है। जो पूरा चुंबकत्व अध्ययन शाखा है, ये क्या करता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन, तो क्या करता है? चट्टानों एवं अवसादों के निर्माण से जो संरक्षित गुण रहते हैं चुंबकत्व के, उसका अध्ययन करता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के आधार के रूप में ये पूरा चुंबकत्व को आधार वेगनर ने क्या किया था? बनाया था, अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए। इसके बाद देखिए भारत को जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है। तो ये क्या है? सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद देखिए बीच का जो मध्य उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, और फिर क्या है? तट एवं द्वीप। फिर मोटा मोटा 4 प्राकृतिक प्रदेश में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। इसके बाद देखिए भारत को ये कहा जाता है कि भारतीय स्थल पिंड जो था वो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड देखिए आते क्या क्या थे? तो मुख्य भूभाग गोंडवाना लैंड के अंदर आते कौन कौन से भाग थे? तो ये भारत आता था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सभी किसके अंतर्गत आते थे? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते थे। इसकी देखिए फिर क्या, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प लगभग 200 बिलियन वर्ष पूर्व किया हुआ संवहनी धाराओं के द्वारा गोंडवाना लैंड का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और यह जो विभाजन होता है तो भारतीय प्लेट का उत्तर की दिशा में क्या होता है? विस्थापन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भारतीय प्लेट क्या होती है? छोटी रहती है। और यूरेशियन प्लेट, इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट रहती है, वो बड़ी रहती है। इसके बीच टकराव होता है। और इस टकराव के परिणाम से क्या होता है? हिमालय तथा पश्चिम एशिया में पर्वत श्रृंखलाओं का क्या होता है? विकास होता है। तो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच क्या है? टेथीस सागर के अवसादी चट्टानों में वलन की प्रक्रिया के परिणाम से क्या निर्माण होता है? हिमालय तथा पश्चिम एशिया की श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो देखिए बेसिकली क्या था कि इधर इस साइड में ऐसे यूरेशियन प्लेट थी, इस साइड में इस तरीके से भारतीय प्लेट इस साइड से ऐसे आ रही थी। इस तरह से अगर आप कल्पना करें कि इस तरह से भारतीय प्लेट ऐसे था, तो इसको आपको मैप से दिखा देते हैं बना के। देखिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस तरीके से बीच में टेथीस सागर था, ऐसे यहाँ बीच में टेथीस सागर था। इधर से यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट हो रहा था, इस साइड से यूरेशियन प्लेट का। और इस साइड से किसका मूवमेंट हो रहा था? इस साइड से ये भारतीय प्लेट का मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे जब टक्कर होती है तो इस टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये हिमालय पर्वत और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास होता है। ये टेथीस सागर था, इस वजह से क्या होता है? इनका हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार एवं संबंधित तथ्य। तो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है ये। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है भूगर्भिक रूप से। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भाग ही है। प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई, तो प्रायद्वीपीय पठार का बाहर का जो प्रायद्वीपीय पठार से बाहर है वह भाग जो क्या है? इसका हिस्सा है। तो कौन सा? ये मेघालय का पठार है। और भ्रंशन के कारण क्या है? प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप द्वारा ये पृथक हो गया। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे
यहाँ पे मेघालय का पठार है, और ये वाला जो हिस्सा है ये मालदा गैप इसको बोलते हैं। तो भ्रंशन की ये बीच में धंस गया था, इस कारण से क्या हुआ, जब धंस गया तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा इसको क्या किया गया, अवसादों से पाट दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ भ्रंश था जिसको पाट के मैदान का स्वरूप दे दिया गया, तो इसी को मालदा गैप बोलते हैं। और नहीं तो ये क्या था, मेघालय प्रायद्वीपीय पठार से क्या होता, जुड़ा होता। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण। तो ये आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से ये हुआ है। फिर परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है युवा स्थलाकृति, मतलब ये पूरी पर्वत हिमालय जो पर्वत श्रृंखला ये क्या है, बेसिकली ये युवा है, युवा स्थलाकृति है। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियों से नदियां संबंधित है, नदियों से संबंधित हो तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या विशेषता मिलती है, हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां यहाँ पे हैं, और तीव्र बहने वाली नदियां संबंधित है इससे। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय की तराई क्षेत्र में। तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बृहद हिमालय से संबंधित स्थलाकृतियों को देखते हैं। तो देखिए बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट कितना है, 8,848.86 मीटर ऊंचाई पर है। ये नेपाल चीन द्वारा इसकी ऊंचाई घोषित की, विश्व की सर्वोच्च चोटी है ये। इसके बाद कंचनजंगा है, विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, ये भारत में अवस्थित है। पूरी तरह से कंचनजंगा कहाँ पे अवस्थित है, ये भारत में अवस्थित है। जैसे सिक्किम में, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस प्लेस पे कंचनजंगा इस जगह पे अवस्थित है। इसके बाद आप जो है फिर आप ऊपर आइए देखते हैं और क्या दिया हो। यहाँ पे देखिए हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी। तो देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में लिखा हुआ है। तो ट्रांस हिमालय क्या है, ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, और इसको अन्य नाम से क्या तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। जो कैलाश पर्वत है ये ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में क्या है, अवस्थित है। प्रमुख पर्वत श्रेणियां यहाँ की कौन सी है, तो काराकोरम है, ठीक है, केटू। उसके बाद देखिए लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये जो है श्रेणियां कहाँ किससे, ट्रांस हिमालय से रिलेटेड है। फिर आप देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है। तो कैसा है, भूगर्भिक रूप से युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। माउंट एवरेस्ट हम लोग देखे थे, सर्वोच्च चोटी है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति क्या है, तो ये असममित है, ठीक है, असममित है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ भाग प्राप्त करता है, किससे, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से इससे आके टकराता है, इसी से हिमालय क्या है, अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों के रूप में हुई है, जिसमें प्राचीनतम है, तो सबसे प्राचीनतम इसमें हिमालय की श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय की श्रेणी, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है किसका, ट्रांस हिमालय का। हम लोग ऊपर देख रहे थे इसको। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ये कौन सा है, कैलाश पर्वत है। भूगर्भिक हिमालय हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है कौन सी, तो हिमालय की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो ये 150 किमी है, जबकि कश्मीर में कितना है, तो ये 400 किमी है। तो कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई क्या है, ये ज्यादा है। पामीर की गांठ अवस्थित है ट्रांस हिमालय तिब्बत में। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई थी क्रमशः। तो देखिए पश्चिमी घाट पर्वत सेनोजोइक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और दक्कन ट्रैप को एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटेशियस युग। इसी में लावा का उद्गारी दरारी प्रकार के लावा का उद्गार भी हुआ था, जिससे दक्कन ट्रैप का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसके बाद बृहद हिमालय की विशेषता देख लेंगे। इसका अन्य नाम बृहद हिमालय का क्या है, जिसको ग्रेट हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है ये। इसका निर्माण जो है ओलिगो श्रेणी युग में हुआ था। अन्नापूर्णा और धौलागिरी चोटी ये जो है क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में अवस्थित है। ये भी किसकी चोटियां, ये बृहद हिमालय की चोटियां हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है पामीर की गांठ, जो हम चर्चा भी पढ़ रहे थे, पामीर की गांठ। इससे इधर जो पर्वत निकल रहा है इस तरीके से, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में जाता है, इसको हिंदुकुश पर्वत बोलते हैं। और ये वाला जो ये श्रेणी जो चाइना में जाती है, चीन की श्रेणी है, ये इसको कुलमुन श्रेणी बोलते हैं। भारत में आप देखिए, ये देखिए काराकोरम श्रेणी है। यहाँ पे आप देखिए ये लद्दाख श्रेणी है, ये हम लोग पढ़ रहे थे, लद्दाख श्रेणी है। आगे इसी के लद्दाख श्रेणी के आगे आप जाएंगे तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, ये कैलाश श्रेणी इसको बोलेंगे। और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं जास्कर, ये इसी से लद्दाख से जस्ट इधर ग्रेट हिमालय की इधर ऐसे लगा हुआ है जास्कर श्रेणी। ये वाला पूरा ये जो विस्तार आ रहा है, ये महान हिमालय है, जिसको बृहद हिमालय हम लोग पढ़ रहे थे, यही महान हिमालय है।
और ये जो ब्रेक करके इस तरीके से इस तरह पीर पंजाल लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा ये क्या है, ये मध्य हिमालय है। और सबसे बाहरी बाहरी श्रेणी जो है, देखिए ये वाली जो श्रेणी है ब्रेक ब्रेक करके, ये श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए कामेत, नंदा देवी, ये सब जो पर्वत चोटियां हैं। यहाँ पे देखिए नामचा बरवा, ये ग्रेट हिमालय का जो है पार्ट है नामचा बरवा, तो ये ग्रेट हिमालय की श्रेणी है। यहाँ पे देखिए जो मध्य हिमालय की श्रेणियां थी, ऐसे इस तरीके से जो है ये दाफला पहाड़ी, मिश्मी पहाड़ी, इस तरह से ये पहाड़ियां हैं। मेघालय में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गारो, फिर देखिए खासी और जयंतिया, तो गारो, खासी और जयंतिया, तो इस क्रम से अगर आप चलेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे तो कौन कौन से मिलेगा, गारो, खासी और जयंतिया, बेसिकली वहाँ की जनजातियां, उन्हीं के नाम पे इनकी पर्वत श्रेणियों का नाम रख दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मिजोरम में, ये देखिए यहाँ पे मिजो हिल्स है। नागालैंड में आप देखेंगे नागा हिल्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये पटकोई भूमि इसको बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लघु हिमालय, लघु हिमालय देखिए इसका अन्य नाम क्या है, मध्य हिमालय इसको बोलते हैं, ठीक है। पीर पंजाल लघु हिमालय की क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला है। अन्य नाम देखिए क्या है इसका लघु हिमालय में, अन्य नाम इसको जो श्रृंखला है क्या बोलते हैं, धौलाधर बोलते हैं, महाभारत बोलते हैं। देखिए ये कश्मीर में इसको पीर पंजाल बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, और उसके बाद जो है नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, महाभारत श्रेणी बोलते हैं। मध्य हिमालय देखिए ऊंचाई इसकी कितनी है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, चौड़ाई कितनी है, 60 किमी से लेकर 80 किमी तक ये चौड़ा है। इसका निर्माण कब हुआ था, मायोसीन युग में, मध्य मायोसीन युग में हुआ था। और घाटी है इसमें से कश्मीर की घाटी है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी है मध्य हिमालय और इसके बीच अवस्थित है, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच अवस्थित है। इसके बाद देखिए वाह हिमालय या उप हिमालय, या इसी को शिवालिक भी बोलते हैं, जो बाहरी सबसे श्रेणी, तो शिवालिक श्रेणी भी बोलते हैं, नवीन हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था। इसकी ऊंचाई देखिए 900 से लेके 1000 मीटर तक है। चौड़ाई कितनी, 10 से 50 किलोमीटर तक है। इसमें दोन घाटियां पाई जाती है, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच जो है दोन घाटियां लगभग ये पाई जाती है। कुछ प्रसिद्ध दून कौन से, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून घाटियां हैं। इसके बाद देखिए हिमालय का भौगोलिक विभाजन, हिमालय का भौगोलिक विभाजन कैसे किया जाता है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ किया जाता है, नदी घाटियों के आधार पर किया गया। जैसे पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय किसको बोलते हैं, ये सतलज नदी से लेकर काली नदी तक। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक। और असम हिमालय तिस्ता नदी से लेकर देहांग नदी तक, इसको क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप्स भी देख लेते हैं, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा मैप बना हुआ है, इस मैप को हम लोग अभी डिस्क्राइब कर रहे थे। यहाँ पे जो पूरा बना हुआ था, ये पामेर की गांठ है, ये हिंदुकुश है, कुल्लू है, ये हम लोग अभी देख रहे थे, यही मैप ऊपर देख रहे थे हम लोग। इसके बाद अगर और कोई मैप है तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हम लोग जो विभाजन देख रहे थे, ये सिंधु नदी से लेके जो हम लोग देख रहे थे, सिंधु नदी से लेके, और यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो सतलज नदी तक जो हम लोग इस तरीके से देख रहे थे। फिर सतलज से लेके यहाँ नेपाल की जो काली नदी यहाँ तक रहती है, और तीस्ता फिर नेपाल जहाँ एंड हो रहा होता है, बेसिकली यहाँ से ये तीस्ता नदी निकलती है, और फिर यहाँ पे देहांग नदी आती है। तो जो डिवीजन हम लोग हिमालय का देख रहे थे जो ये वाला है। बाकी मैप हमने आपको दिखा दिया है। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं। बेसिकली देखिए अरावली जो श्रृंखला है, ये राजस्थान में, राजस्थान से लेके गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से विंध्यन पर्वत है। फिर ये देखिए यहाँ पे इसके आगे कैमूर पहाड़ी, यहाँ पे देखिए हजारीबाग का पठार है ये देखिए पठार का हिस्सा था, गारो, खासी, जयंती हम लोग देख रहे थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत इस तरीके से है। ये देखिए अजंता की पहाड़ी है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे जो पश्चिमी घाट फैला हुआ है पूरा दक्षिण तक, इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा पश्चिमी घाट है ऐसे दक्षिण तक। यहाँ पे देखिए नीलगिरी है, जहाँ पे पूर्वी घाट इस तरीके से आता है और पश्चिमी घाट ऐसे आके क्या होता है यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए अन्नामलाई, और ये नीचे कार्डमम हिल्स, ठीक है। यहाँ पे जावेदी, इस तरीके से क्या है, ये चोटियों का, पर्वत श्रेणियों का जो है क्या क्रम दिया हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार इसके विशिष्ट तथ्य क्या है, तो ये मेज की आकृति के समान का एक स्थल है। ये अवयव इसमें क्या है, क्रिस्टली आग्नेय शैलें हैं, इसमें रूपांतरित शैलें भी इसमें है। निर्माण क्या, गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अप्रवाह के कारण इसका निर्माण हुआ। मुख्य भाग क्या है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य भाग है क्या है, ये मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। इसके बाद देखते हैं विस्तार क्षेत्र देख लीजिए, अरावली श्रेणी देखते हैं। अरावली श्रेणी इसका विस्तार क्या है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। ये प्री कैम्बियन काल में बनी हुई थी।
विशेषता इसकी क्या है? विशेषता है प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, राजस्थान में माउंट आबू पे अवस्थित, और 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। नोट, भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि जो है अवशिष्ट पर्वतों के क्या है? उदाहरण। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी को देख लेते हैं। ये विशेषता क्या है? कि ये दक्कन पठार का एक भाग है, विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? पंचमढ़ी में धूपगढ़ है। नर्मदा नदी उत्तर में और दक्षिण में ताप्ती। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। फिर आप यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम क्या है? इसका नाम सह्याद्री है। औसत ऊंचाई कितनी है पश्चिमी घाट की? 1200 मीटर है। सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, केरल में। ठीक है, ये कौन सी है? अनाईमुडी। ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला हम लोग देख रहे थे, उसमें है अनाईमुडी। 2695 मीटर ऊंची है। इसका विस्तार से देखिए, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक लगभग 1500। देखिए 1500 भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 1600 मिलता है। ठीक है, तो ये विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर है। तापी नदी के मुहाने, मतलब उत्तर में अगर देखा जाए, तापी नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक दक्षिण में फैला हुआ। स्थलाकृति पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल क्या है? मंद एवं सीढ़ीनुमा है। निर्माण कैसा हुआ? बेसाल्ट शैलें से हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है? बेसाल्ट शैलें लगभग पाई जाती हैं। और ग्रेनाइट और नीस क्या है? गोवा के दक्षिण में इसकी ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है। ये क्या है? भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। निर्माण अरब सागर का अब समुद्र द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद देखिए नल्ला मलाई श्रेणियां, ये अवस्थित है कृष्णा एवं पेन्नेरू नदियों के मध्य आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट की पहाड़ी, पूर्वी पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी, उड़ीसा महानदी, मतलब उड़ीसा की महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य जो है इसका विस्तार है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों को देख लेते हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो अवस्थिति क्या है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल के रूप में यह है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये दोदा बोटा, 2637 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में दिखाया हुआ है, कौन कौन सी। यहाँ पे देखिए महादेव पहाड़ी है, ये सतपुड़ा पर्वत का ही विस्तार है। यहाँ पे ऐसे सतपुड़ा पर्वत आगे ये महादेव पहाड़ियों का विस्तार है। यहाँ देखिए ये मैकाल, ये सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी छोर जो है, इसको ये पहले सतपुड़ा फिर महादेव, और पूर्वी छोर जो आएगा ये मैकाल श्रेणी के रूप में आता है। ये सतपुड़ा श्रेणी का क्या है? पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे देखिए इस वाले हिस्से में इस तरीके से गरजहाट हिल है, यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे रामगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ प्रदेश के चित्तौड़ जिले में अवस्थित है। यहाँ पे सेवराई की पहाड़ियां, ये तमिलनाडु के सेलम कस्बे के निकट अवस्थित है। और कार्डमम, यहाँ पे नीचे कार्डमम पहाड़ियां हैं, ये केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये पर्वत चोटियां दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट देखिए अवस्थिति नेपाल में है, विश्व का सर्वोच्च शिखर है ये। 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद केटू को देखिए, अन्य नाम इसका माउंट गार्डविन ऑस्टिन है। भारत का ये सर्वोच्च शिखर है, अवस्थिति काराकोरम श्रेणी पे है ये। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा देखिए, इसकी अवस्थिति सिक्किम हम लोग देखे थे। ये भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। और इसके बाद नंदा देवी, भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं, इसको देख लेते हैं। भारत में कोयले का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? ये गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। और विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला श्रृंखला संबंधित से हिमालय पर्वत श्रेणी से विश्व में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वलित पर्वत श्रृंखलाएं। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाट की खेती को घोषित किया गया है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। तो ये जो है जरा कुट्टानाट की जो खेती होती है, इसको क्या बोला, घोषित किया गया? वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ की भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये ग्रेसर बूम है। यहाँ पे देखो सालतैरो कांगड़ी है। यहाँ पे बद्रीनाथ है, यहीं पे नंदा देवी भी है। सिक्किम हम लोग देखे थे कंचनजंगा। यहाँ पे देखिए नौकरेक, गारो पहाड़ी पे नौकरेक है। ये हम लोग यहाँ देखे थे नागालैंड। नागालैंड में जो है कौन सी चोटी, ये जो है कौन सी चोटी है? सारामती। ठीक है, ये नागा हिल्स पे सारामती। और ये मिजो हिल्स थी, मिजो हिल्स की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ब्लू पीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखे थे धूपगढ़। धूपगढ़ कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? ये थी यहाँ पे सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये देखिए मलयगिरी। इसके बाद यहाँ पे महेंद्रगिरी। ठीक है, फिर आप इधर से अगर आएंगे, यहाँ इसे देखिए गुरु शिखर माउंट आबू पे, अरावली पर्वत की माउंट आबू पे गुरु शिखर। इसके बाद यहाँ पे गुजरात में गोरखनाथ, यहाँ पे कलसुबाई, पुणे के पास महाबलेश्वर,
इसके बाद यहाँ पे ब्रह्मगिरी, यहीं से निकलती है कावेरी नदी। फिर यहाँ कुद्रेमुख, दोदाबोटा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, अनाईमुड़ी, ये नमलाई पर्वत श्रृंखला पे अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। इसके बाद भारत की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख घाटियां हैं। तो कुल्लू घाटी, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? धौलाधर में पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य है। उसके बाद देखिए जुहू घाटी, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? नागालैंड में है। नेलोंग घाटी, इसकी अवस्थिति कहाँ है? भारत चीन सीमा के निकट, कहाँ पे? उत्तराखंड के समीप। नेलोंग घाटी संबंधित घटनाक्रम देखो, 1962 के युद्ध के बाद जो है नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है, और मई 2015 में इसको पर्यटकों के लिए पुनः खोला गया है। मरखा घाटी, ये कहाँ पे है? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, ये पर्वत चोटियों और बांसपा नदी से घिरी हुई है। इसके बाद देखिए आगे के जो अध्ययन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।